नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत लंबे अंतराल के बाद फिर से पुस्तक पर चर्चा लेकर आई हूँ और आज ख़ास बात है क्योंकि आप सबको पता है कि हर महीने के पहले मंगलवार को हम पुस्तक पर चर्चा किया करते थे, लेकिन आज विशेष सत्र बुलाया गया है, एक ख़ास मेहमान के लिए ख़ास पेशकश। आज एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे और धीरे-धीरे एक-एक कहते हैं ना कलई खोलना, वो मैं खोलूँगी और आप सब इसी तरह इंतज़ार करें। एक पुस्तक है एक ऐसी कवित्री की, जिस पर आज हम चर्चा करने उपस्थित हुए हैं, जो उड़िया भाषा की कवित्री हैं, कवित्री नहीं प्रख्यात कवित्री हैं और उनकी पुस्तक का आज हिंदी में अनुवाद हुआ है, उस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। पुस्तक का जो शीर्षक है, पुस्तक का जो नाम है, वो है एक बार दीवार बन गए तो। एक बार दीवार बन गए तो। नाम से ही आपको महसूस होगा कि कितनी अ, इस किताब के अंदर जो कविताएँ हैं, वो किस दृष्टि से लिखी गई हैं, कितनी उनकी जो समझ है जीवन के प्रति, उनकी जो समझ है, उनका जो अनुभव रहा है, वो उन सब तमाम अनुभवों को एक किताब में संजोने की जो एक बहुत खूबसूरत कोशिश की गई है। आप सब ज़रूर पढ़ेंगे इस पुस्तक को, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आज हम चर्चा करने आए हैं और जिस प्रख्यात उड़िया कवित्री की ये हिंदी अनुवादित किताब है, उनका नाम है शैलबाला महापात्र जी। शैलबाला जी के बारे में छोटा-सा परिचय दूँगी, लेकिन उससे पहले एक ख़ास परिचय ये भी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने इस किताब को अनुवादित किया है हिंदी में। आप भी बहुत नामचीन व्यक्तित्व के धनी हैं और उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारी तकरीबन राजेंद्र जी ने तकरीबन 110 से ज़्यादा पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है और चूँकि ये भी उड़िया भाषा के ज्ञाता हैं, इसलिए इनके लिए देखिए 2 भाषा का जब हम जानकारी 2 भाषा की हम रखते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और हम समाज को, देश को कुछ और धरोहर सौंप पाते हैं। उसका एक जीता जागता जो उदाहरण है वो मैं राजेंद्र जी के बारे में कह सकती हूँ और शैल बालाजी के बारे में परिचय मैं देना चाहती हूँ। क्योंकि पुस्तक उनकी है, उनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की ज़रूरत है, मुझे लगता है आज। शैल बाला महापात्र जी 4 सितंबर को उनका जन्म हुआ है 1960 में, पुरी, उड़ीसा में। उड़िया भाषा व साहित्य में एमए किया है आपने। सन 1975 में उड़िया भाषा में लेखन शुरू किया। अब तक उनकी जो उनकी यात्रा रही है साहित्य के प्रति उनमें कुछ पुस्तकें हैं जिनका जिन मतलब इनकी काव्य संग्रह आ चुकी है। विचित्र फूलों, निजुरो, निर्जन पोड़ों, केते, रंगोरो, समय, ओधा ओधा, स्वप्नो जेते, छोटो छोटो, कोथारे, ईश्वर, जीवनो, जेमिति जेते बेड़े आदि तकरीबन 7 काव्य संग्रह हैं इनके। ये अलग-अलग नाम हैं जो मैं अभी आप लोगों के समक्ष ले रही थी। उसके साथ ही हिंदी में अनुदित एक कविता संग्रह तुम खुद ही अपने आप को कर लो। उसके अलावा मुक्त छंद की इनकी कविताओं का जो एक समूह है, एक संग्रह है, वो बहुत प्रकाशित हो चुका है, बहुत लोकप्रिय भी हो चुका है। 2 उड़िया पत्रिकाओं में इनके काव्य संग्रह जीवन कविता का उड़ीसा में संपादन हुआ है, उड़िया भाषा में। इनकी कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन हो चुके हैं। इन्होंने तकरीबन 50 पुस्तकों का हिंदी, असमिया और अंग्रेजी से उड़िया भाषा में अनुवाद किया है। तो आप समझ सकते हैं एक अनुवादित कवित्री
उनकी कविता का हिंदी में अनुवाद, ये कितनी सुखद अनुभूति है। और आज इस यात्रा को साकार बनाने के लिए 2 ऐसे समीक्षक हमारे बीच मौजूद हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक प्रख्यात वरिष्ठ साहित्यकार हैं हमारे बीच, जो आपने हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर इन दोनों महानुभावों को आपने कई बार सुना होगा, कई बार सहेजा भी होगा, कई बार महसूस किया होगा, क्योंकि दोनों बहुत अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अपनी पहचान रखते हैं और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी की बात कर रही हूँ। संस्कृत के विद्वान हैं। साहित्य में इतनी पकड़ है कि जब उनके शब्द निकलते हैं तो ऐसा लगता है माँ सरस्वती वीणा बजा रही है। तो माँ सरस्वती की कृपा है, एक कलाकार है, साहित्य प्रेमी कलाकार मैं उन्हें कह सकती हूँ, समीक्षक के रूप में आज मौजूद हैं। और साथ ही श्री भारत भूषण आर्य जी, जो प्रख्यात दोहाकार हैं, गजलकार हैं, शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं। उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, जिसमें अभी हिंदी साहित्य संस्थान के पटल से ही एक दोहा संग्रह का हमने, दोहा शतसई का जो हमने लोकार्पण किया था, बैठ समय के तीर। इन दोनों महानुभावों के माध्यम से आज हम शैलबाला महापात्र जी की जो पुस्तक है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पुस्तक में ऐसी क्या खास बातें हैं, कौन सी कविताएं हैं जो दिल को छू गई, उस सब तमाम बातों पर आज गौर करेंगे। मुझे भी कुछ कविताएं बहुत पसंद आई हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उस पर्दे के पीछे जिन्हें हमने अभी थोड़ी देर के लिए संजो के रखा था, आज पर्दे के ऊपर लाने का समय आ गया है। तो मैं अपना पर्दा हटाती हूँ और जल्दी से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शैलबाला महापात्र जी का, स्वागत करती हूँ। और साथ में श्री भारत भूषण आर्य जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं। बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, सबका अभिवादन, सबको अभिनंदन, सबको सस्नेह नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शैलबाला जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए, बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि हमने पुस्तक पे चर्चा का कार्यक्रम रखा है और धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ, और भी लोग जुड़ेंगे। जैसे क्योंकि आज का हमारा सत्र विशेष है, तो विशेष लोग धीरे धीरे ही जुड़ेंगे। और जिस पुस्तक की चर्चा आज हम करने आए हैं, पुस्तक का नाम बहुत सुंदर है और यही है एक आकर्षण का केंद्र कि एक बार दीवार बन गए तो क्या होगा। ये जीवन की उन तमाम कड़ियों को एक के साथ एक जोड़ने का जो काम शैलबाला जी ने किया है। और आज जो हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा में इस पुस्तक के बारे में ही नहीं, शैलबाला जी के व्यक्तित्व के बारे में भी शायद थोड़ा हम जान पाए। क्योंकि प्रदीप जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, हमारे साथ प्रदीप गौतम जी जुड़ गए, तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी सामने। और एक प्रश्न मेरा रहेगा कि आखिर यही शीर्षक आपने क्यों चुना। शैलबाला जी से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी आदरणीय भारत भूषण आर्य जी को मैं आमंत्रित करूं आज की चर्चा के लिए। सर्वप्रथम इस पुस्तक के बारे में, चूंकि ये पुस्तक जब लोकार्पित हुआ तब आप थे, आपने इस पुस्तक को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मुझे लगता है शायद कविताओं को जिया भी है। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर चर्चा करें और बताएं हमारे दर्शकों को इस पुस्तक में ऐसी खास बात क्या है, और कैसे बाकी की किताबें अगर हैं तो उनसे ये पुस्तक, ये किताब जो है वो अलग कैसे। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैभवी जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य संस्थान पटल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कम शॉर्ट नोटिस के अंदर ये सब कार्यक्रम को का आयोजन करा। और ये कार्यक्रम चाहे 2 घंटे में करना था, ये करना ही करना था, उसके लिए वैभवी जी बिल्कुल साधुवाद की पात्र हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो जहाँ तक
इस पुस्तक का सवाल है तो सबसे पहले तो मैं शैलबाला महापात्र जी जो इस पुस्तक की कवित्री हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, मैं उनको पूरे मन से, पूरे भाव से उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ इतनी शानदार पुस्तक के लिए, इतनी अच्छी पुस्तक के लिए। और सच कहूँ, ये देखिए, मैं आपको ये पुस्तक दिखाता हूँ, एक बार दीवार बन गए तो। जी, मैं चाहती हूँ शैलबाला जी आप भी ज़रूर दिखाएँ पुस्तक। और चूँकि दर्शकों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही कम समय में हमें ये कार्यक्रम करना था, इसलिए पुस्तक हमारे तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन पुस्तक की पीडीएफ ज़रूर पहुँची, जिससे हम उन कविताओं तक पहुँच सके और कविताओं के जो भाव हैं उसका जो लेखा-जोखा है वो भारत भूषण जी ज़रूर हमें बताएँगे। लेकिन वाक़ई बहुत सुंदर कविताएँ हैं, बहुत साधुवाद है आपको इतनी ऊँची सोच के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि सोच पाना किसी आम इंसान के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन चूँकि आपके इतने अनुभव रहे हैं और जीवन के जो अनुभव हैं, उस कविताओं में बिल्कुल झलक रहे हैं। जी, भारत भूषण जी, स्वागत जी, है आपका। तो क्या हुआ, यही किताब जो एक बार दीवार बन गए तो भी पिछले दिनों, पिछले रविवार को इसका वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर, विश्व पुस्तक मेला में ये किताब लोकार्पित हुई थी। और उसके अंदर त्रिविक्रम रमेश जी वगैरह और प्रयाग शुक्ल जी और लीलाधर मंडलोई जी वगैरह और लोग, राजेंद्र उपाध्याय जी वगैरह सब लोग थे, उसके अंदर शामिल हुए थे। तो छोटा सा इस किताब के बारे में पहले बताऊं। ये किताब प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसके अंदर लगभग क्या, इसके अंदर पूरी 60 कविताएं हैं, है ना। इसके अंदर 60 कविताएं हैं। प्रलेख प्रकाशन बंबई से किताब ये प्रकाशित हुई है। तो जब बिटिया शीला ने मेरे को बोला कि अंकल, मम्मी की किताब प्रकाशित हुई है उड़िया से हिंदी के अंदर, तो आपको उस फंक्शन के अंदर आना है, तो मैं तो बहुत इंतजार कर रहा था कि इनके बारे में काफी सुना था, उड़िया के अंदर बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, तो मैं ये इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकता था। मैंने बोला नहीं नहीं बेटा, हम जरूर आएंगे। तो उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा, शीला ने बोला अंकल अभी किताब तो नहीं है, आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। आप यकीन करें, मैं सुबह जल्दी नहा धो लेता हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास पीडीएफ आया, मैं वन गो के अंदर पूरी की पूरी कविताएं पढ़ गया। और इमीडिएटली एक पीडीएफ से कविताएं पढ़ने के बाद मैंने शीला को फोन करा। मैंने कहा बेटा, एक लंबे अरसे के बाद, एक बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी कविताएं पढ़ने को मिली, इतनी अच्छी सुंदर कविताएं पढ़ने को मिली हैं, तो मेरी तरफ से मम्मी शाम को आ रही थी उड़ीसा से, मैंने कहा शाम तक तो मैं बधाई दूंगा ही दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरी तरफ से उनको बधाई पहुंचा दो, उनको शुभकामनाएं दे दो। बहुत अच्छी कविताएं एक लंबे अरसे के बाद पढ़ने को मिली, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलबाला महापात्र जी, बहुत अच्छी सुंदर कविताएं हैं इस पुस्तक की, एक बार दीवार बन गए तो। और साथ साथ इसका जो अनुवाद करा है वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने करा है, जो साहित्य अकादमी से अवार्डेड हैं और जेएनयू के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, एनटीपीसी के अंदर राजभाषा के जनरल मैनेजर भी रहे हैं और कई बड़े बड़े उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और इस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस किताब की कविताओं को अनुवाद किया है उड़ीसा से हिंदी में। लगता ही नहीं कि ये कविता उनका अनुवाद हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि हिंदी में ही ये शैलबाला जी ने कविताएं लिखी हैं। इतना सुंदर अनुवाद उन्होंने करा है, तो वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, इतनी कविताओं का सुंदर अनुवाद करने के लिए, उड़ीसा से उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए। और मैं जब इन कविताओं को पढ़ रहा था तो मेरे आगे सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था, मैं कौन सी कविता के बारे में बात करूं और कौन सी कविताओं के बारे में ना बात करूं। जब जैसे जैसे मैं, ये मेरे पास पन्ने हैं, मैं इनको आपको दिखाना चाहता हूं, मुझे लगा कि ये वाली कविता पर भी बात होनी चाहिए, ये वाली कविता पर भी बात होनी चाहिए, ये वाली कविता पर बात होनी चाहिए। और मैं एक भी कविता नहीं छोड़ पा रहा था। जब मैंने उसको शुरू से पढ़ना चालू करा, मैंने कहा नहीं, ये कविता तो छोड़ी नहीं जा सकती, नहीं नहीं ये कविता तो छोड़ी नहीं जा सकती, नहीं नहीं ये कविता तो छोड़ी नहीं जा सकती। इतनी बेहतरीन कविता है, इतनी उम्दा कविता है इस संग्रह की। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इन कविताओं में क्या नहीं है ना। इन कविताओं में सब कुछ तो है। क्या नहीं है इन कविताओं में, आप मुझे बताइए। इन कविताओं में सब कुछ है। इस कविताओं के अंदर घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, समाज है, जीवन है, प्रकृति है, दुख है, सुख है, पीड़ा है, संत्रास है, आंसू हैं। और कविता की क्या परिभाषा होती है, कविता की 10,000 परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन एक कविता नाम से शीर्षक में एक कविता है, वो खुद अपने आप में परिभाषित करती है कि कविता क्या है।
तो वो कविता है इसके अंदर बादल है, इसके अंदर खिड़की है, माने कि इसमें संगति है, इनमें विसंगति है, इसमें दिल्ली है, खासतौर से दिल्ली है। और वो दिल्ली क्या है कि हर जगह का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। बहुत बेहतरीन कविता, इन पर बात करेंगे। तो इस कविता में सब कुछ है, इन संग्रह के अंदर सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि जीवन जगत का कोई ऐसा पक्ष है जो छूटा हो इस काव्य संग्रह में। ये कविताएं सारे जीवन, जो हमारे जीवन जगत के, जो हमारी जो फलक है, उसको सबों को समाहित करती हुई चलती है ये कविता संग्रह इसके अंदर। और इनके विचारों के अंदर, जो शैल बालाजी के विचारों के अंदर गहराई ही नहीं बल्कि गहराई भी है। गहराई तो है ही है, साथ साथ गहराई भी है उसके अंदर। यानी बहुत विस्तृत फलक से को समाती हुई कविता को संग्रह चलता है। और लगता है कि एक एक कविता को उन्होंने, एक एक लफ्ज को वो जिया है। ये कविता इन्होंने रची नहीं है, बल्कि कविता खुद इनके सामने आकर बैठ गई है, बोला लो मैं सामने हूं, उतारो मेरे को कागज के ऊपर। ये कविता की खूबसूरती है। तो इस कविता के अंदर इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने जितने मानवीय हमारे भाव होते हैं, विचार हैं, अनुभूतियां हैं, संवेदना है, वास्तविकता है, अवास्तविकताएं हैं, एक विद्रुपता है, सबों को समेटते हुए ये संग्रह चलता है, इस संग्रह की कविताएं चलती है। और मुझको तो लगता है कि इस संग्रह की एक एक कविता अपने अंदर एक एक आफताब समेटे बैठी है, एक एक सूरज लिए बैठी है, एक एक दिनमान लिए बैठी है। और इन कविताओं को पढ़ने के बाद ठीक वैसे ही एहसास होता है जैसे एक प्यासे को कुएं का मीठा जल पीने के बाद जो तृप्ति होती है, इन कविताओं को पढ़ने के बाद ठीक वैसी तृप्ति होती है इसके अंदर। इस बात को मेरे को अतिशयोक्ति बिल्कुल ना लिया जाए। बिल्कुल तप्त जेठ के अंदर जो बरगद के छांव के नीचे बैठकर जो एहसास होता है, वो इन कविताओं को पढ़ने के बाद होता है। तो इनके लिए बहुत बहुत आपको बधाई शैल बालाजी दोबारा से। तो मैंने कुछ कविताएं सिलेक्ट करी हैं जिसके बारे में मुझको बात करनी है। कि मैंने कहा कि इनमें 60 कविता हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कौन सी कविता को चुनूं और कौन सी कविता को रहने दूं। मैंने, हालांकि अगर मेरे साथ था, अगर मैं एक को छोड़ता तो दूसरी रूठ जाती थी, दूसरी को रूठता तो पहली रूठ जाती थी। तो मुझे मजबूरन कुछ कविताएं सिलेक्ट करनी पड़ी, और सिलेक्ट में से भी सिलेक्ट करनी पड़ी। इतनी बेहतरीन कविताएं हैं इनके अंदर। जैसे मैं कुछ कविताओं के नाम लेता हूँ और फिर कुछ कविताओं पर बात करते हैं। जैसे पहाड़ की जाति, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता है। छोटी छोटी बातों में ईश्वर, बेहतरीन कविता। शीलू की डायरी, मैंने सब लिखा हुआ है, बाकायदा नोट्स बनाए। मैंने 2 बार इन किताबों इन संग्रह को पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि ये संग्रह हर कोई पढ़े इसको। शीलू की डायरी, प्यार करना, दाम्पत्य, कविता, वचन, पेड़, बहुत ही बेहतरीन कविता। विभंग, नशे में, एक बार दीवार बन गए तो, हाँ तुम्हें चाहती हूं, और न जाने कितनी, बादल, खास बनने का कौशल, कथा उपकथा, ऐसा क्या पूछ लिया कि, फरमान, जो बेहद याद आता है, आग, कवि। ये कविता इतनी मार्मिक है, इतनी मार्मिक है। ये अपने मर्म प्रहारी स्वभाव के कारण बिल्कुल आराम से, सहज भाव से अपनी स्मृति का हिस्सा बन जाती है। इनको कोई, आपको याद करने के लिए कोई जोर लगाना नहीं पड़ता, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता। बिल्कुल आपके दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में ये कविताएं अपने आप उतरती चली जाती है। कविता के बारे में कहा जाता है कि लय और छंद कविता के 2 अपरिहार्य अंग होते हैं। अगर कविता के अंदर लय नहीं है, छंद नहीं है, तो कविता नहीं होती। जो ये कहते हैं उनको ये कविताएं जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि ये मुक्त छंद होते हुए भी लय और मीटर, यानी एक आंतरिक छंद से पूर्ण कविताएं हैं। मैं कुछ अपनी बात को कविताएं पढ़कर आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि जो बात मैंने कही उसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये वास्तविक कविता है। मैं संग्रह की पहली कविता लेता हूं, जैसे मसलन पहाड़ की जाति, पेज नंबर 11 पर, संग्रह के पेज नंबर 11 पर ये कविता है, पहाड़ की जाति। आज हम देखें विश्व के अंदर, या आपने कहीं पर भी देखें, तो जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, है ना, संप्रदाय के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें होती है, क्या क्या झगड़े फसाद की जड़ है। लेकिन पहाड़ की जाति इतनी खूबसूरत कविता है, और कवित्री एक आखिर के अंदर एक लाइन पे आकर कविता रोक देती है और कह देती, पूछती है खुद कि थम जाने पर हवा। यानी ये हवा किस बात की तरफ इंगित करती है? ये हवा क्या है? ये कविता कोई शोर नहीं है, कविता कोई नारा नहीं है, कविता कोई एक झंडा नहीं है, कविता कोई परचम नहीं है। कविता सिर्फ हल्का से छुअन भरा है, और वो श्रोता के ऊपर, पाठक पर छोड़ देती है, अब तुम इसके ऊपर विचार करो।
ये कविता की खूबसूरती है, और वही काम शैल बालाजी ने बहुत खूबसूरती के साथ करा है थम जाने पर हवा, जब ये पहाड़ की जाति के बारे में पूछती है। देखिए क्या है पहाड़ की जाति, किस धर्म से पल जाते हैं पक्षी, पेड़ बढ़ते हैं किस संप्रदाय में, तुमसे इतना ही जानने का इंतजार है मुझे, इंतजार करूंगी एक युग कई जन्मों तक। क्या बताओगे, सीना चीरने पर जो दिखता है वह किस रंग का है, कैसे दिखते हैं गिरजे या गुरुद्वारा के लोग थम जाने पर हवा। ये बात है थम जाने पर हवा, ये हवा कौन सी थमी है, बात ये है, सारी बात ये कौन सी हवा है, ये कौन लोग हैं जो हवा को चिंगारी देते हैं। और जब हवा जब वो हवा खत्म हो जाती है तो वो जो वो गिरजे का रूप है, जो गुरुद्वारे का रूप है, वो कैसा हो जाता है। जो प्रकृति है, वो नेचर है, वो किसी धर्म की नहीं होती, किसी संप्रदाय की नहीं होती, जो वो तो खाली शाश्वत होती है, उसका खाली एक ही धर्म होता है, वो मनुष्य। जो ये प्रकृति है वो हमें मनुष्यता की तरफ ले जाती है। तो ना पहाड़ की कोई जाति होती है, ना धर्म की जाति होती है, ना पेड़ की जाति होती है। अगर है तो फिर प्रकृति की जाति क्या है, प्रकृति की जाति क्या है, ये सवाल बहुत शिद्दत के साथ इस कविता के अंदर उठाया गया है। और इस कविता को पढ़ते हुए मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि कौम क्या है साथ बैठे इन परिंदों की, कि कौम क्या है साथ बैठे इन परिंदों की, गुल मोहब्बत के हजारों ये खिलाती है। जिस तरह परिंदों की कोई कौम नहीं होती है, जिस तरह पक्षियों की कोई कौम नहीं होती है, इस तरह की पहाड़ की जाति की, पहाड़ की पेड़ की कोई कौम नहीं होती है। अगर है कोई जाति है घर में तो मुझे बताए, मैं इंतजार कर रही हूँ इस बात का। लेकिन आखिर में यही कविता आखिर में रोक देती है कि थम जाने पर हवा, कौन सी हवा है। बेहतरीन कविता, इसके लिए साधुवाद आपको इस कविता के लिए। एक दूसरी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटी छोटी बातों में ईश्वर, पेज नंबर 12 पर यह कविता संग्रहित है। बहुत अच्छी कविता बोली। छोटी छोटी बातों में ईश्वर, हम ईश्वर को ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गिरजों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, धाम में ढूंढते हैं, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर तो बिल्कुल हमारे मन में तो है ही, खैर, लेकिन ईश्वर तो हमारे को छोटी छोटी बातों में मिल जाता है, बस उसको महसूस करने की जरूरत है। कदम का पेड़ भी मिल जाता है, कल कल के बहती यमुना भी मिल जाती है ना, और वो बांसुरी की जो मधुर आवाज है वो भी मिल जाती है। उसको पकड़ने वाला तो कोई होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों के अंदर आपको ईश्वर मिल जाएगा, अगर आप उसकी इस संग्रह की इस कविता से अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, राब्ता रख पाते हैं छोटी छोटी बातों में ईश्वर। मैं छोटा सा अंश पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सारी कविताएं हैं उसके अंदर। कि बस्ती से दौड़ा चला आ रहा था, मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, एक साफ मुस्कान थी, आहा, मानो एक कदम का पेड़ गिर पड़ा हो उसके होठों। उसकी मुस्कान के अंदर जो कदम का पेड़ गिरना है वही तो ईश्वर है ना। गांव गई थी, मिल गया मुरिया गौड़ का बेटा मधु, गायों के साथ लौट रहा था, बोला, देखिए शब्द का प्रयोग देखिए, बोला दिया, खाली उड़िया अंचल से याद करता था ये है कि नमस्ते दिदिया कब आई, कितने निर्मल बोल थे उसके, ऐसा लगा मानो कोई बांसुरी बज उठी हो पेड़ों के झुरमुट से। ये बांसुरी का बजना ही तो कृष्ण कन्हैया की बांसुरी है। ये कदम का पेड़ का गिरना ही तो सुभद्रा कुमार चौहान की कविता का है की बात है। घर लौट रही थी, एक झुकी हुई झोंपड़ी देखकर रुक गई, पूछा बूंद पर पानी। मेरी बात खत्म होने से पहले ही एक औरत ने बढ़ा दिया पानी का लोटा मेरी ओर। जब मैं चलने को हुई उसने कहा, इतनी धूप में जाओगी कैसे, कुछ देर जरा बैठ लेती, मानो यमुना बह रही थी वहीं कहीं। इतनी छोटी छोटी बातों में ईश्वर होते हैं, यह मैं नहीं जानती थी। बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेहतरीन कविता। क्योंकि हम जो ईश्वर को है, ईश्वर क्या है, ईश्वर हमारे को आनंदित तो देता है। ईश्वर की प्राप्ति क्या है, ईश्वर को किसी ने देखा तो नहीं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, महसूस करने वाली बात है। आप छोटी छोटी बातों के अंदर ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, ईश्वर से साक्षात कर सकते हैं। तो ईश्वर से साक्षात कराती है कविता, छोटी छोटी बातों में ईश्वर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
आर्य साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, बहुत सारे दर्शक दीर्घा में भी लोग मौजूद हैं जो आनंदित हो रहे हैं। आप कविता पढ़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो खुद मतलब वो जी रहे हैं कविताओं को। तो सबसे पहले तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने आपको बधाई दी है। अ, शैल बालाजी आपको वो बधाई दे रहे हैं, मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा, लेखिका जी को हार्दिक बधाई, और भाई साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। प्रदीप गौतम जी लगातार बने हुए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जावेद अब्बासी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। कार्यक्रम से जरूर जुड़े रहें, आप सभी बने रहें, और सभी से एक ही निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, साझा करें, अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या जिस प्रकार भी आप भेजना चाहें संदेश जरूर भेजें। क्योंकि देखिए, जो भारत भूषण जी ने जितनी बातें अभी कही, अभी उनकी बातें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि बोलने की ड्यूटी मेरी है। तो बीच में रोकना टोकना मेरी मेरी जवाबदेही है, मुझे करना पड़ता है, और कार्यक्रम में थोड़ी रुचि भी बनी रहेगी मेरे रोकने टोकने से। खैर, बहरहाल जो बातें सामने आई हैं वो यही आई हैं कि हमेशा हम लोग लयबद्ध कविता, या जो कहते हैं ना कि एक लय में कविता होनी चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए, छंदबद्ध कविताएं होनी चाहिए, लेकिन जो समझ पाई हूं मैं कि इनकी जो शैलबाला जी की जो कविताएं हैं, वो छंद मुक्त में भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल लयबद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल। लयबद्ध है, और बहुत आनंदित करती हैं। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन छोटी छोटी कविताओं का जो मूल मंत्र है, जिस तरह से आर्य साहब कह रहे हैं कि प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही है, ईश्वर की खोज के बारे में चर्चा हो रही है, मतलब एक भी विषय अछूता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आर्य जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं बीच में 2-3 कविताएं और छोड़कर मैं सोचा था पढ़ूंगा, लेकिन मैं दाम्पत्य और कविता वचन जैसी कविताओं को थोड़ा सा स्किप करके एक कविता पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी कविता, बहुत दिल को छू गई, जो आज के दौर की। देखिए, कैसी कैसी चीजों को छुआ जाता है इस कविता के अंदर। देखिए, कविता का शीर्षक है पेड़, और कितनी खूबसूरत बात। पेड़ कितना कितना सीधा होता है ना? और लेकिन अंदर अंदर कितना खुल रहा होता है, कैसे कैसे उसका जुल्म होते हैं, और उस खोखला पेड़ के खोखलापन। माध्यम से उन्होंने क्या गहरी बात उठाई है, वो एक कविता पढ़ने वाली है ना? कि जो सीधे लोग होते हैं किस कदर टूट जाते हैं अंदर से, है ना? और साथ में उन्होंने कविता आखिर के अंदर कविता खत्म करती है, सचमुच अंदर ही अंदर हो चुका था खोखला, सचमुच के पेड़, सचमुच के पेड़। बात है सचमुच के पूरी कविता के अंदर, जो एक जो क्रक्स है, जो कविता की जान है, वो एक लाइन है, सचमुच के पेड़। पेड़ जो सचमुच के होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, वो अंदर खोखले होकर गिर जाते हैं अपने आप, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। देखो जरा इस कविता को। सुबह उखड़ा था पेड़, और बावजूद वो पेड़ कैसे गिर जाते हैं। देखिए, मजे की बात ये, कोई हो हल्ला नहीं, कोई झंझावात नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई बरसात नहीं, उसके बावजूद वो पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन उस दर्द को महसूस करने वाला होना चाहिए, वो पेड़ कैसे गिर गए आफ्टर ऑल, वो किसकी साजिश थी, या अंदर अंदर खुलकर गिर गए। और सचमुच के पेड़ चुपचाप ऐसे ही गिर जाते हैं, बिल्कुल खामोश होकर गिर जाते हैं। बात के अंदर हम उन लोगों पर चर्चा करते हैं, फोटोग्राफर्स पहुंचते हैं और पूछते हैं, अरे कैसा हुआ। लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं कोई नहीं पूछ सकती। कि बहुत खूबसूरत कविता। पेड़ शीर्षक है कविता का। सुबह उखड़ा पड़ा था पेड़, रात भर नहीं थी आंधी, न थी तेज बारिश, यहां तक कि नहीं था नामो निशान धीमी धीमी हवा का भी। जबकि सुबह जड़ से उखड़ा पड़ा था पेड़, लोग इकट्ठे हो चुके थे, कर रहे थे टीका टिप्पणी अपनी जगह, तरह तरह से आए थे पत्रकार, फोटोग्राफर, ढेरों साल पुराने इस पेड़ को लेकर अखबार के पन्ने रंगने। लेकिन पेड़ सो रहा था, नीरव, मौन, कोई देख नहीं पाया था। ऊपर से इतना सुंदर सीधा पेड़, अंदर ही अंदर हो चुका था खोखला। देखिए, मैं दोबारा से फिर लाइन को दोहराता हूं कि ऊपर से इतना सुंदर सीधा पेड़, अंदर ही अंदर हो चुका था खोखला। सचमुच के पेड़ हर जगह, हर समय, सचमुच के पेड़ हर जगह, हर समय इसी तरह उखड़ जाते हैं, बिना शोर शराबे के, खामोशी से।
अब ये सचमुच के पेड़ कौन है? सचमुच के पेड़ देखिए, इसकी व्यंजना देखिए, वो पेड़ खाली खाली वो पेड़ नहीं है जो पेड़ है। क्या सचमुच का ईमानदार आदमी? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, पेड़ तो बिल्कुल। प्रतीक है, पेड़ तो प्रतीक है। बात यहां पर आकर खत्म होती है सचमुच के पेड़। कितनी व्यंजना है इस शब्द के अंदर। ये सचमुच के पेड़ कौन है? ईमानदार आदमी, जो बिल्कुल जो बिल्कुल सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है। वो सचमुच के पेड़ बिल्कुल खत्म से, वो सचमुच के आदमी खत्म से बिल्कुल जड़ से उखड़ जाते हैं खामोशी से। और जब वो खामोशी से खत्म हो जाते हैं तब होय हल्ला मचता है, तब फोटोग्राफर आते हैं, अरे वो कैसे ही मर गया, उसके साथ क्या हुआ? पेड़ तो मात्र प्रतीक है। सचमुच के आदमी, जो आदमी होते हैं आज के दौर में, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, खाली जिंदा रहते हैं। तो जो आदमी नहीं है, जो आदमी है वो जिंदा रहते हैं, लेकिन आदमी बिल्कुल इसी तरह खामोशी से खत्म हो जाते हैं। फिर मुझको अपना एक दोहा याद आता है इस कविता को, मैंने याद नहीं करा लेकिन स्वतः ही याद आता है और मुझे कहना पड़ता है कि जब ये कहते हैं कि सचमुच के पेड़ हर जगह हर समय इसी तरह उखड़ जाते हैं बिना शोर शराबे के, खामोशी से, जैसे कि रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल, के रपट लिखाई गिद्ध ने काग लूटते माल, और दिया कबूतर जेल में कोतवाल ने वो डाल। तो वाल ने डाल, बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह वो जो सचमुच के जो कबूतर होते हैं, जो सचमुच के पेड़ होते हैं, इसी तरह उखड़ जाते हैं बिना शोर बहुत शराबे। बहुत बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत कविता। बहुत बहुत बधाई शैलबाला जी आपको इस खूबसूरत कविता के लिए। एक कविता जी। और है आप देखिए, भारत भूषण जी, आप जब तक कविता पढ़ें उससे पहले में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ हमारे खास मेहमान, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, जो हमारे पटल की संयोजिका भी हैं, और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इसी प्रकार आप सभी बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कार्यक्रम को शेयर करते रहें। जी, आप अपनी कविता जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बाद मुझे भी एक कविता पढ़नी है, मुझे बहुत पसंद आई वो कविता। और साथ में अय्यर साहब हमारे साथ अभी दोबारा से कनेक्ट होंगे, जुड़ गए। जी, अय्यर साहब जुड़ जाए, जी जुड़ गए। अय्यर साहब को भी हम सुनेंगे, तो आप सुनाइए अपनी कविता जो आपको बहुत पसंद है, और फिर उसकी विवेचना कीजिए। जी देखिए एक कविता और है, बहुत खूबसूरत कविता है। मैंने काफी कविताएं मैंने सेलेक्ट करके रखी थी, इन कविताओं पे बात करेंगे, इन कविताओं पे बात करेंगे। बार मुझे बार हम लगता है यही सुन रहे हैं कि सारी कविताएं बहुत खूबसूरत हैं, कविताओं को कहीं नजर न लग जाए आज के कार्यक्रम बस के बाद। मुझको भी यही लग रहा है कि मुझको भी यही लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी कविता छोड़ूं, कौन सी कविता पढ़ूं। इतनी लिस्ट बनाने के बाद भी मुझे कविताओं का है। एक कविता बड़ी अच्छी है, दाम्पत्य एक, है ना। देखिए आखिर में जो कविता को खत्म करती है, जिससे कि घर के लोग टकराते नहीं आपस में, है ना। घर के लोग छोटी छोटी बातों में टकरा जाते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों को अपना ईगो बना लेते हैं, अहम बना लेते हैं। लेकिन एक रोशनी का जो जो डिबरी है, जो आले के अंदर रख दी जाती है ताकि एक रोशनी रहे, उससे आपस के अंदर लोग टकराएं नहीं। ये बात कहने को बड़े आसानी से कह दिया गया कि जिससे कि घर के लोग टकराते नहीं आपस में, यानी उनका अहम ना टकराए आपस के अंदर, वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा ना बना दे। वो जो डिबरी है इसीलिए प्रकाश दे रही है कि आपस के अंदर लोग टकराएं नहीं, अपने अहम को अलग किनारे पर रखें, इसको दरकिनार कर दें, आले में रख दें उसको, और साथ के अंदर मिलजुल के एक परिवार की तरह रहें। देखिए बड़ी खूबसूरत कविता है। क्या पट सी एक सुंदर दीवार, मिट्टी से पुती, अल्पनाओं से भरी। दीवार में था एक ताला, नक्काशीदार और अति सुंदर। मालिक बाहर से आने पर रख देते थे उसमें अपने व्यक्तिगत काम की चीजें, सेफ्टी पिन से लेकर सोने की अंगूठी तक। मिलते हैं वहीं जो भी कुछ रख देते हैं घर के लोग, काम की जल्दबाजी में, समय असमय। यह वह आला होता है पर धुंधला दिखता है। दिन भर रात में जलता है वहां एक दीपक, रात में जलता है वहां पर एक दीपक, या फिर एक डिबरी बिखेरती रहती है रोशनी सारी रात टिमटिमाती हुई, जिससे कि घर के लोग टकराते नहीं आपस में। ये जो अहम को, जो ईगो को साइड में रखने की वाली बात है, बहुत खूबसूरती के साथ कहा गया है कि दाम्पत्य एक कविता के अंदर कि तभी घर बचा रहता है, तभी परिवार बचा रहता है। इस कविता के माध्यम से बात कही गई है। इसके अलावा देखिए एक कविता और है, बहुत खूबसूरत कविता, खास बनने का कौशल। 96 पेज के ऊपर है ये वाली कविता।
और देखिए कवित्री ने कहां से बात शुरू करी है, ये एक दीगर बात है इसके अंदर कि खास बनने का कौशल। दिल्ली है ना, दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर, ये सब लोग दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम दिल्ली एक बार पहुंच गए तो हमको क्या नहीं मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली सबको दिल्ली रास नहीं आती, सबको दिल्ली वो चीज नहीं देती जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। और ये मुद्दा किस खूबसूरती के साथ कवित्री ने उठाया है। बात एक निमंत्रण पत्र पे अपने नाम न होने की नहीं है, बल्कि इसकी ये बात फिर दोबारा व्यंजित कविता व्यंजना से भरी पड़ी है कि जो चीजें होती हैं हमको क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि हम अमुक के रिश्तेदार तो नहीं है ना, हम धमुक का हमने काम तो नहीं करा ना, हमने जब हमने बड़े पदों के, हमने बड़ी कुर्सियों पे दरबार में जाके हाजिरी तो नहीं बजाई ना, दरबार में जाके झुके तो नहीं ना। जब हम दरबार में जाके झुके नहीं भाई, जब हमने किसी को 2 तो 5 नहीं कहा, हमने रात को दिन नहीं बताया, दिन को रात नहीं बताया, तो मैं मनचाही कैसी चीज मिलेगी भाई। अगर हमको अपनी मनचाही चीज चाहिए तो तुमको उसके दरबार में जाके हाजिरी बजानी पड़ेगी, है ना। हम कुर्सी का काम आपको करना ही पड़ेगा। अब मतलब जो है, तो जो बैठा है कुर्सी पे वो तो है ही है, उसकी जो पूंछ है उसकी पूंछ की भी पूंछ बनना पड़ेगा, फिर उसकी पूंछ की पूंछ भी बनना पड़ेगा, तब आप जाकर पहुंचोगे, तब आपको कोई अपना मनचाहा काम आपका पूरा होगा। देखिए खूबसूरत कविता का इसके अंदर खास बनने का कौशल। यहीं रहती हूं मैं दिल्ली में। देखिए एक उड़ीसा की जो कवित्री है वो कहती है यहीं रहती हूं मैं दिल्ली में, और क्या मुद्दा उठाया है इस कविता के माध्यम से, है ना। और ये हम सबकी पीड़ा, इस कविता के माध्यम से खाली कवित्री की पीड़ा नहीं है, ये हम सबकी पीड़ा है। यहीं रहती हूं मैं दिल्ली में, जहां रहते हैं देश के भाग्य विधाता। यहीं रहती हूं मैं दिल्ली में, जहां रहते हैं इस देश के भाग्य विधाता। डटे होते हैं टोपी पहने कुर्सियों पर। यहीं रहती हूं मैं एक नारी, कविता में जी रही होती है सिर्फ कविता में। समय बिताने को रंग भरती रहती है बेटा बेटी पति के सपनों के पंखों में। यहीं आते हैं झुंड के झुंड पुरुष और नारी कवि काव्य पाठ करने देश के सबसे बड़े मंच पर। शुरू से अंत तक की सारी तैयारियां यहीं होती रहती हैं। यहीं पता नहीं चल पाता मुझे, पता चलता है टेलीविजन से, अखबारों से, मंच खाली हो जाने के बाद। अब देखिए क्रक्स, जो जो प्राण है इस कविता के, आमंत्रित कवियों में मैं भी हो सकती थी एक। आमंत्रित कवियों में मैं भी हो सकती थी एक, यह बात पूछी मैंने एक बार कुर्सी के करीबी व्यक्ति से। कुर्सी के करीबी व्यक्ति से यानी पूंछ की पूंछ से, कुर्सी के करीबी व्यक्ति से, उस कुर्सी की पूंछ से पूछी कि आमंत्रित कवियों में मैं भी हो सकती थी एक। यह बात पूछी मैंने एक बार कुर्सी के करीबी व्यक्ति से, जिसके पास शुरू से अंत तक की थी सारी जिम्मेवारी। उत्तर मिला अमुक कवि अमुक के खास से। उत्तर मिला अमुक कवि अमुक के खास से। धमुक ने लिखी थी समीक्षा धमुक के किताब की, आ पर थीसिस लिखकर आने छपवाई थी अंग्रेजी की प्रसिद्ध पत्रिका में। यदि आप इस तरह खास हैं किसी की, अपना पता दे जाएं, हम ध्यान रखेंगे आपका अगली बार। अब मैं कोशिश में हूं सीखने की खास बनने का कौशल। बात है, क्या बात है। ये तो बिल्कुल शैल बालाजी ने दुखती रग पे हाथ नहीं पांव रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। और देखिए हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन बिहार के समीक्षक जुड़ गए हैं, जो समीक्षा में इनका बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, साथ में बहुत बढ़िया समीक्षा करते हैं, गजलकार भी हैं। और उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि अच्छी समीक्षा, खूबसूरत संचालन, आपका धन्यवाद। और उसके अलावा लिखा है दिल्ली सियासत, मंच और नारी का जीवंत चित्रण, शैल बालाजी ने किया है। और हमारे साथ मंजू गुप्ता जी लगातार बनी हुई हैं, जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सुरेंद्र भाई साहब ने भी लिखा है
संचालन पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम एक बार ले लूं क्योंकि उन्हें भी खुशी होती है। दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। कई बार मुझे ये भी शिकायत मिलती है कि मैडम आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने अतिथियों का, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आपके कारण ही हमारा कार्यक्रम चलता है और इतनी प्रसिद्धि पा चुका है हमारा कार्यक्रम। तो हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। मानस रंजन महापात्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। और भारत भूषण जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, आप अपनी बात जल्दी खत्म करें क्योंकि हमें शैल बालाजी को भी सुनना है और अय्यर साहब को भी सुनना है। जी एक कविता और खास तौर से पढ़ना चाहूंगा मैं, उसके बाद जो है कि इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं, माँ के ऊपर, नूतन संवाद, शुभंकर, लहरें वगैरह, बहुत अच्छी कविताएं हैं इसके अंदर। एक कविता में देखिएगा, एक सेकंड, एक कविता बहुत अच्छी है जो हम सबकी जिंदगी को छूती है। बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को पढ़ते हुए मैं सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए इस कविता को पढ़ते हुए, जो बेहद याद आता है ना। इतनी अच्छी कविता है, इतनी मार्मिक कविता है ये कि हम कल के लिए अपना आज सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अपना पल, अपना समय, अपने जो लम्हे हमारे लिए होने चाहिए थे, है ना, अपना अपने कि लेकिन हम बहुत कुछ दे सकते थे बच्चों को कल के लिए, लेकिन वो जो है ना कि आज को कल के लिए, और हम अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता। और जब हमको वो मिलता है तो ना वो समय रहता है, ना वो बच्चे रहते हैं, और ना वक्त रहता है। देखिए, बड़ी खूबसूरत कविता जो बेहद याद आता है। बस ये आखिरी की कविता मेरा। अब जो बेहद याद आता है वह है बच्चों का बचपन। लगता है आज जैसे हुए होते हुए दिन तो कुछ और अच्छी तरह दिखाए जा सकते थे सपने बच्चों को। कुछ और अच्छी तरह खिला पिलाकर पाला जा सकता था उन्हें। अच्छी तरह की होती पढ़ाई उन्होंने, और जरा ठीक से पढ़े होते ट्यूशन। अच्छी तरह खेले कूदे होते, और कुछ ठीक से मनाया गया होता उनका हर जन्मदिन। आज खा ले यह, कल अच्छा खाना पकाएंगे। आज खा ले यह, कल अच्छा खाना पकाएंगे। आज पहन ले इसे, कल अच्छी तरह इस्त्री कर दूंगी कमीज। कल के लिए गिरवी रखने होते थे, कल के लिए गिरवी रखने होते थे तमाम आज। दिनों के खुले समय, रातों के अंतरंग क्षण, बंधे बंधाए जिंदगी में कवि की तिलमिलाती कलम। धुंधला सा दिखता है बस एक एलआईजी क्वार्टर, दाल की छौंक, आलू के चोखे की महक, कल के लिए मटर पनीर का सपना, दिन भर की गुलामी, सांझ की घरेलू व्यस्तताएं, एक अस्त व्यस्त नारीपन। बस इसी तरह आ पहुंची बच्चों की तरुणाई। बच्चे उड़ गए अपने अपने पंखों से, उड़ सकते थे जितनी दूर। कल का लहूलुहान जीवन आज बेहद अधिक ढूंढता है बच्चों का वही बचपन। लगता है आज की तरह बुद्धि होता चारों ओर निगाह रखने का कौशल, कुछ और अच्छी तरह दिखाए जा सकते थे सपने बच्चों। बहुत ही मार्मिक कविता, बहुत ही मन प्रभारी कविता। इसके लिए बहुत बहुत बिल्कुल साधुवाद। बिल्कुल, शैलबाला जी भी बहुत भावुक हो गए थे। हम कल के लिए अपना आज जी न्यौछावर कर देते हैं, सही लेकिन ना वो बात हम है। कल जी पाते हैं, ना आज जी पाते हैं, और बच्चे अपने अपने पंख लेकर उड़ जाते हैं। सब कुछ हमारा यही कर रखा है। तो बहुत अंत में मेरे सुंदर। को लगता है मैंने काफी समय ले लिया है। मैं पुनः पूरे मन से, पूरे भाव से शैल बाला महापात्र जी को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ में इसके जो जिन्होंने ट्रांसलेशन करा, अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी को भी, कि इतनी खूबसूरत अनुवाद करने के लिए, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हिंदी में कविताएं लिखी गई हैं। और ये कविताएं क्या हैं? ओएसिस लाइक इन द डेजर्ट,
हर कविता अपने अंदर, जैसे मैंने कहा, आफताब लिए बैठी है, हर कविता अपने अंदर सूरज लिए बैठी है, हर कविता अपनी रोशनी लिए बैठी है। मैं समूह से अनुरोध करूंगा इस संग्रह को जरूर पढ़ें और महसूस करें कि छंदमुक्त कविताओं में भी कितना छांदस होता है, कितने मीटर होता है, कितनी लय होती है, कितनी गति होती है, कितनी यति होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय भारत भूषण आर्य जी। आपने बहुत सुंदर समीक्षा की अपनी। जो कहते हैं कि जो अच्छा पाठक होता है, समीक्षा वही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो आपने अपना जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छे से निभाया। शैल बालाजी को भी हम सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप कहें। और चूंकि आप एक कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो उस नजरिए से अगर आपने इनकी कविताओं को देखा हो तो आप अपना नजरिया रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से हमने आपको पहले भी सुना है, बिल्कुल प्रखर वक्ता हैं आप। कुछ कहने की आपके लिए जरूरत नहीं है मुझे। मैं सीधे सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ और हमारे दर्शकों को आप बताएं कि शैल बालाजी की पुस्तक में आपको क्या खास नजर आया। स्वागत है आपका। जी, मुझे आमंत्रित किया है। जी, सबसे पहले तो दिल से साधुवाद और बधाई प्रिय विभा जी, आपके इस पटल को जो बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित करता है और बेहतरीन लम्हे हमें मुहैया कराता है अच्छे अच्छे साहित्यकारों से, सृजन धर्माओं से मिलने का। अभी 2 दिन पहले जब आपने फोन किया और भारत भाई ने इस पुस्तक का हवाला देते हुए बात की, तो मैं बहुत रोमांचित और पुलकित था। कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण, और दूसरी बात, मेरे पास पुस्तक अपने हार्ड कॉपी के रूप में मेरे पास अवेलेबल थी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ मिला। फिर भी मैंने उसको देखा और मुझे प्रसन्नता है कि जो जो कविताओं ने मेरे दिल को प्रथम दृष्टया आकृष्ट किया, लगभग वे सारी कविताएं भारत भाई ने उद्धृत कर दी हैं। चाहे वो पहाड़ के जाति पे हो, चाहे बचपन पे हो, चाहे दाम्पत्य हो, सारी लगभग तमाम कविताएं वो वही थीं जो मैंने चुन के रखी थी कि मैं इस पे बोलूंगा। अच्छा, फिर जब कवि कर्म की बात करते हैं तो मेरा तो सीधा सा ध्यान बतौर संस्कृत के विद्यार्थी हमारे जो आचार्यों ने परिभाषित की उस पे जाता है। मनुष्य रूप में जन्म लेना मुश्किल होता है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभ। मनुष्य रूप में जन्म भी ले लिया तो विद्या प्राप्ति हर किसी को मयस्सर नहीं होती। तो उसमें भी कवित्वम दुर्लभम तत्र, और उसमें भी हर व्यक्ति कवि नहीं हो जाता है, और कवि हो भी गया तो शक्ति तत्र सुदुर्लभ। मतलब मनुष्य, फिर शिक्षित होना, फिर कवि होना, फिर कवि में भी पूरे पोटेंशियल के साथ में। मुझे लगता है छोटी बहन शैल बालाजी पूरी तरह से अभिनंदन की पात्र हैं, क्योंकि जिस कविता संग्रह पे हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे भारत भाई ने फरमाया, 60 कविताएं हैं। आप देखिए, जिंदगी के अनुभव का निचोड़ है। शैल बालाजी ने जिंदगी को यूं ही नहीं जी लिया, केवल सांसों का लेना या दिल का धड़कना ही जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी को खुले दिलो दिमाग से, दृष्टा भाव से देखना। दृष्टा भाव वेदों में जाकर के जुड़ता है, जहां पे वैदिक ऋषियों को कहा गया कि वे मंत्रों के रचयिता नहीं हैं, वे दृष्टा हैं। तो रचनाकार होना और दृष्टा होना, दोनों में एक सूक्ष्म एक विभाजक रेखा है। तो जो दृष्टा होता है वो चिंतनशील होता है, वो ऋषि होता है। तो मुझे लगता है शैल बालाजी ने ये जो कविताओं का संकलन हमें सौगात के रूप में दिया है समाज को, मानवता को, वो दरअसल अगर संस्कृत और संस्कार की परिधि में कहूं तो ये षष्ठी पूर्ति है। 60 साल की आयु पूर्ण करने पर हम एक बहुत भव्य आयोजन रखते हैं भारतीय संस्कृति में। तो इस 60 कविताओं का समुच्चय
जो संपूर्ण जीवन को सांगोपांग रूप से विवेचित करता है, उस तरफ ध्यान ले जाता है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये संवेदना है। संवेदना जब निस्सरित होती है, जब करुणा जागृत होती है, जब 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 हमारी दृष्टि और सृजन और हुनर का सामंजस्य होता है, तो इस तरह की बेहतरीन कविताएं आती हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ शैल बालाजी का, और बहुत नामचीन जो हमारे अनुवादक हैं उनका, कि कविताएं अपने मूल आत्मा के साथ हम जो उड़िया भाषा के जानकार नहीं हैं उनके समक्ष लाने का जो उपक्रम किया है, तो समान रूप से मैं दोनों को बधाई देता हूं। और मेरी तो एक दिली ख्वाहिश है, मैं समझता हूं कि वो भी आपके सामने प्रकट कर ही दूं, क्योंकि मुझे आज संतुष्टि नहीं है कि मैं कुछ न्याय कर रहा हूं, क्योंकि इतने कम समय में इतनी सुंदर कविताओं को पूरी तरह से मैं देखा, मैंने भरसक मैंने उसमें उतर के देखने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे भारत जी कह रहे थे, उनके एक-एक अक्षर से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी पढ़ना बाकी है मुझे। विभा, अगर आप ये मेहरबानी कर सकें कि मुझे पुस्तक किसी तरह से भिजवा दें, तो साथ ही मेरी एक गुजारिश शैल बालाजी से भी है, भारत भाई से भी है, और विभा जी आपसे भी है, और अपने सभी मित्रों से। मैं सुदर्शन जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपना आदर प्रकट किया था अभी स्क्रीन पे। और भी जितने अपने आत्मिक लोग मेरे लिए स्नेह रखते, सबको मैं बहुत हृदय से विनत भाव से नमन करता हूँ। मेरी एक गुजारिश है शैल बालाजी से भी कि वे उदयपुर तशरीफ लाएं ताकि मेरे मन की कसक दूर हो सके इस पुस्तक पर। यहाँ के जो साहित्यिक हमारे मित्र हैं, जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनके लोगों को जोड़ा जाए, और ये एक तरह से हमारे लिए अंतर प्रांतीय बंधुत्व यात्रा की तरह से कामयाब हो। आप पधारें, आपकी कविताओं पे चर्चा करें, हमारे यहाँ के साथियों से भी मैं भी चर्चा करूंगा, जब भी क्या यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं उनसे जरूर मैं जिक्र करूंगा इस पुस्तक का और इन कविताओं का। तो मैं आपको अधिक समय न लेते हुए बहुत दिल से बधाई देता हूँ, और इस के साथ ही ये बात कहता हूँ, क्योंकि जो कविता की पुस्तक का जो आपने टाइटल रखा है ना, एक बार यदि दीवार हो गए, बहुत गहरी बात है। भारत भाई, मेरी एक छोटी सी बिल्कुल। कविता थी, है ना, वो जी, यही थी कि दीवार, लोग दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं या दीवार क्यों बन जाते हैं? हैं, जी, कई बार हम देखते हैं बाजार में जाते हैं, बड़े आलीशान बाजार में बहुत भव्य चमक-दमक रोशनी के बीच में चीजें दिखलाई दे रही हैं बाजार में, लेकिन बीच में एक दीवार है। जी। कैसी दीवार है वो? काँच की दीवार है। तो उसमें वो कविता मेरी छोटी-सी थी, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ शैल बालाजी, कि माना छिपा नहीं है कहीं कुछ, सब कुछ आर-पार है, मगर शीशा जी, है तो भी क्या, दीवार तो दीवार है। तो आपने उस दीवार को, एक पारदर्शी दीवार जो बनती जा रही है आज मनुष्य और मनुष्य के बीच में, मनुष्य और प्रकृति के बीच में, वो जितना ही चेतना संपन्न है, उतना ही वो संवेदनहीन होता जा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को जगाने का, उठाने का एक नया मंत्र आपकी कविताएं फूंक रही हैं। जहां हम छोटे-छोटे तबकों में बँट रहे हैं, जहां हम अ, स्वार्थ से ही वशीभूत होकर के अपना-अपना मार्ग तय कर रहे हैं, उसमें पूरी मानवता को पूरे स्नेह के साथ, पूरे वात्सल्य के साथ, पूरी संवेदना के साथ, पूरी सरसता के साथ, पूरे आर्द्रता के साथ पिरोने का स्तुत्य कार्य आपने किया है शैल बालाजी। मैं आपको, आपकी लेखनी को कोटिशः बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्तुत्य प्रयास है आपका, और आगे से आप बहुत, आपका ये जो संकलन, आपका जो वैभव है, सारस्वत वैभव बहुत प्रचुर मात्रा में है। फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि आप और आगे से आगे, उत्तरोत्तर आगे विकास करें, और नई से नई पुस्तकें आएँ आपकी, और जो मानवता के परचम को फहराने में अपनी सशक्त भूमिका निभाएँ, हैं? आपके लिए एक एक छोटी-सी कविता ये है, देयर स्वागत। इज़ नथिंग लाइक पेन
टू पेनिट्रेट प्रोविंशियल मैन। ये मेरी एक अमेरिकन कवियत्री मित्र हैं, उनकी कविता है। इसका अनुवाद कभी मैंने हिंदी में किया था, छपी थी, वो हिंदी तर्जुमा। उनकी कविता तो मैं भेंट करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन अभी अपना अनुवाद आपको मैं भेंट कर रहा हूं। यह है, कहीं नहीं कुछ कलम सा धारदार, जो हो सके प्रदिशाबद्ध मनुज के आर पार। तो आप अपनी कलम से, आप अपनी कलम से वो क्या कहते हैं, मशाल है ना, मशाल का कार्य कर रही हैं। आपकी दीप्ति, आपका आलोक, शैलपुत्री है ना आप, तो शैल बाला मतलब हमारी पार्वती। वहां पहुंच जाओ तो मैं कुमार संभव ध्यान आ रहा है, जहाँ पे पार्वती ने एक से एक नायाब कार्य किए थे। तो बहुत दिल से आप सबको अभिनंदन, आपका आभार। आपने इतने अच्छी कविताओं से हमें रससिक्त किया, और रससिक्त ही नहीं किया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़े किए, सोचने के लिए झकझोरा। कविता खाली वाह वाह के लिए नहीं होती, कविता झकझोरने के लिए होती है। तो आपने बड़े साफ तरीके से, कविता की परिभाषा भी हमारे संस्कृत में यही कहा कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो बहुत पदविन्यास में लालित्य लिए हुए हो, लेकिन जाकर के कहीं एक रणभेरी बजाए। तो आपने वो कार्य किया है, आपने जगाया है, आपने शंखनाद किया है। कोटिशय बधाई, कोटिशय आपको बहुत बढ़िया। अभिनंदन। और विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अल्प समय में भी मैं रसा पगा, पूरा समंदर मेरे पास आ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप सच में, दिली आमंत्रण है, आप सभी बनाएं प्रोग्राम, एक बार उदयपुर आए, थोड़ा अपन फिक्स कर लेंगे और यहाँ साहित्यिक चर्चा रखें, है ना, यहाँ के जी लोग भी लाभान्वित हों और आपस में जी इंटरेक्शन हो। जी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद अपने साहब। सभी स्निग्ध लोगों का, स्नेहीजनों का, जो स्क्रीन पे भेज रहे हैं, उन सबको भी मैं दिल से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी, शुभ रात्रि, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार डॉक्टर साहब। कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया आपने। और जैसे कि आजकल के परिवेश में हम देख रहे हैं कि श्रृंगार की कविताएं, श्रृंगार के गीत, श्रृंगार से लिप्त जो गजलें हैं वो ज्यादा प्रचलन में है इन दिनों। और वहां पर अपने आप को अलग से स्थापित करना, या उन कविताओं के जरिए जैसे कि अय्यर साहब ने कहा कि कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो झकझोर दे, लोगों को सोचने के लिए विवश करे। तो ये तमाम बातें इस किताब में है। मुझे लगता है कविता सारी बहुत खूबसूरत है। कविता मैं भी पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले कि एक जो सुंदर हमने पुष्प गुच्छ तैयार किया है आज समीक्षा करने के माध्यम से, उसकी जो खुशबू है, जो खुशबू लिए शैल बालाजी इतनी दूर उड़ीसा से आई हैं, और उड़ीसा तक अगर खुशबू ना पहुंचे, हमारी तालियां ना पहुंचे, या हमारी वाहवाही ना पहुंचे, या हमारी समीक्षा वहां तक ना पहुंचे, तो मुझे लगता है ये हम न्याय नहीं कर पाएंगे शैल बाला जी के साथ। तो शैल बाला जी, बहुत बहुत पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस पुस्तक के लिए। और जो ये शीर्षक है, जैसे कि एक बार दीवार बन गए तो ये जो तो है, हो सकता है प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो इसके साथ, जो दिख ना रहा हो, अदृश्य हो। तो मैं चाहूंगी कि इस शीर्षक के बारे में आप जरूर बताएं कि इस तरह के शीर्षक बहुत कम देखे गए हैं, नहीं के बराबर। तो मैं चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में क्या सोचकर आपने ये कविताएं लिखी, और जो जीवंत कविताएं हैं उसका क्या आधार है, आपका क्या अनुभव रहा है, और बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में, एक लेखिका क्या सोचती है, कवित्री क्या सोचती है, किस सोच को मतलब रखने की आपने कोशिश की है, वो तमाम बातें हम जानना चाहते हैं। आपका पुनः अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे कि आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया, इसलिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और ये जो दिल्ली हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली ट्रस्ट को मेरा आभार, खास करके विभा को मेरा सस्नेह और शुभकामनाएं। और जैसे कि आज भारत भूषण जी ने पहले मतलब इतना ऊंचाई पर मेरे को ले गए कि मुझे मतलब इतना खुश मिला, इतना खुशी हुई मैं मुझे कि मतलब
मुझे लगा कि ये कविता जैसे है, ये समीक्षा जो है वो तो बहुत कई गुना मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और श्रीनिवासन साहब ने जो बताया वो भी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ओडिया हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, बोलूंगी तो भी मतलब जैसे कि कहीं कहीं कुछ भूल-भाल हो जाएगा, तो बहुत जैसे बढ़िया हिंदी है आपकी शैलबाला जी, आप बोलिए, हमें बहुत आनंद आ रहा है सुनने में, बहुत तो अच्छी हिंदी है। तो ये है कि जो प्रश्न मुझे किया गया है, इसका नाम क्यों मैं एक बार दीवार बन गए तो दिया। दीवार नाम पर मेरा कई कविताएं हैं और इस संकलन में भी एक कविता है जिसका नाम है एक बार दीवार बन गए तो। मुझे लगता है दीवार जैसे कि एक उपलब्धि है, एक सूक्ष्म उपलब्धि है और घर बनाने के लिए दीवार चाहिए, लेकिन वो दीवार सब कुछ संभालता है, सब कुछ। दीवार ना हो तो घर ना हो, लेकिन वो दीवार को कितने लोग याद रखते हैं। घर टूट जाता है, दीवार रह जाता है, और दीवार भी कभी फिर अपने लिए दो पात मिट्टी ढूंढती है। ऐसे भी मतलब नौबत आ जाती है कभी कभी। मेरे ख्याल से जैसे कि दीवार एक आश्वासन है, एक शब्द साधन। इसमें एक शब्द मैंने दिया हूँ नंदी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भारत जी ने साधन किए थे। रामचंद्र जब चले गए थे वनवास के लिए, तभी भरत जी ने वहां साधन किए थे, अपना साधना किए थे। तो मुझे लगता है कि दीवार भी एक साधन है, एक जिंदगी जीने की एक आश्वासन है। तो इसलिए, लेकिन वो दीवार बनना क्या इतना आसान है? आसान नहीं है। दीवार, अगर हम सब दीवार बन जाएंगे, इंसान अगर दीवार बन जाता है, तो ये पृथ्वी तो बहुत सुंदर हो जाएगा, ये पृथ्वी प्रीतिमय हो जाएगा। तो इसीलिए कि सब पीड़ा सहन कर जैसे कि दीवार खड़ी होती है, वैसे अगर इंसान सब कुछ पीड़ा अपने अंदर लेके मुंह में एक विमल हंसी रखेगा, तो ये धरती भी बहुत सुंदर हो जाएगा। यही मतलब ये कविता में मेरा यही है, मतलब जो कहना है कि एक बार अगर हम दीवार बन जाएंगे तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब कुछ। कोई पीड़ा नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। तो दीवार बन जाने से ही मतलब सब दर्द को मतलब दीवार जैसे कि सब दर्द को अपना लेता है। क्या बात। वैसे सब कुछ मतलब सुंदर हो जाएगा अगर हम अपने अंदर दर्द को रख लेंगे तो। शैलबाला जी, मैं क्षमा चाहती हूँ आपको, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ यहाँ पे। रोकना जायज है क्योंकि जिस दीवार की आप बात कर रही हैं, कई बार क्या होता है, अय्यर साहब भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से और भारत भूषण जी भी, क्योंकि जब हम कभी कहते हैं कि दो लोगों के बीच ये दीवार बन के खड़ा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच एक दूरी आ गई है। दीवार की एक अलग परिभाषा आपने आज दी है। दीवार का मतलब है कि मजबूती, दीवार का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं कि घर है, छत है, तो छत की वजह से घर टिका हुआ है, लेकिन आपने दीवार की जो परिभाषा दी है अतुलनीय है। मैं क्या कहूँ, मुझे लगा कि मैं इस बात को यहाँ पर आज रखूं ताकि वो बात भी हम समझ पाए। जैसे दीवार का मतलब दूरी नहीं होके, दीवार का मतलब है मजबूती और एक साथ रहना। ये बड़ी अकल्पनीय बात आज आपने कही है और हम सब इस बात को सीखेंगे जरूर। बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप वैभवी जी। मेरी आवाज आ रही है ना?
हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने, इन्होंने शैल बालाजी ने, कि जो दीवार है मजबूती का प्रतीक है, दीवार सॉलिडनेस का प्रतीक है। और हम देखिए ना कि दीवार के सहारे ही तो बैठते हैं ना, पीठ लगा के दीवार के सहारे ही तो बैठते हैं हम, है ना। दीवार के सहारे लगकर हम सुस्ता भी लेते हैं, है ना। तो दीवार भी एक तरीके से एक जो है हमारे का एक हमारे लिए एक संबल का काम करती है, एक मजबूती का काम करती है, कि दीवार के साथ रखकर हम रो लेते हैं, अपना दुख दर्द दीवार के साथ बांट देते हैं, अपना रखकर, है ना। तो एक बार दीवार बन गए तो, लेकिन दीवार का, जैसे कि शैल जी कह रही है, कि दीवार का एक दूसरा पहलू भी है। एक दीवार के बिल्कुल, अंदर बहुत सुंदर जब पहलू उन्होंने पर बोलती है हम कि जब अपनी इस कविता के अंदर कहती हैं, आप कहते हो कि क्या इतना आसान है दीवार बनना? जब मेरे सपने जैसे फूल की एक पाखड़ी छू जाती है, टूट जाती है, तो कितनी कसक होती है, कितनी पीड़ा होती है। और आप कहती हैं कि मैं सारे सपनों को दफनाकर दीवार बन जाऊं, और फिर आखिर में प्रश्न उठाती है उस कविता के अंदर, क्या इतना आसान है दीवार बनना? क्या इतना आसान है मजबूत बनना? बिल्कुल, और बिल्कुल। शैलबाला जी, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। जी, आप अपनी बात रखें। जी शैल जी। वही है, जैसे कि मतलब और कुछ मतलब मेरे को तो बोलने के लिए और कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भारत भाई ने और आयर साहब ने बोल दिए, तो मेरे को और कुछ बोलना नहीं है। जो बोलेंगे मेरे पाठकों के ही बोलेंगे। कविता, मेरे लिए कविता तो बस, मैं जैसे कि पहले भाई साहब ने बोले थे कि जैसे कि लगा कि कविता बैठा सामने बैठा और बोला कि तू ये लिख ले। मुझे भी ऐसे ही मतलब कभी मैंने लिखा, ये मैंने कभी नहीं समझा, मैंने कभी नहीं समझा। मुझे तो लगता है कविता ऐसी एक महिमामयी देवी है जो अपना बात मेरे से लिखा लेती है। जो वो बोलते हैं मैं वही लिखती हूँ। मैं कुछ मतलब बाहर से कुछ नहीं लाती हूँ मैं। और ये मेरे लिए कविता है कि जैसे कि मुझे लगता है कि मरने से पहले जीना जो सिखा देती है वही कविता है। और कविता मेरे लिए जैसे कि आधी रात को एकदम मतलब अपना जो अकेलापन को जैसे कि टपक जाता है एक सादा कागज पर, वही है कविता मेरे लिए। तो इस कविता को लेकर ये सारा जो मतलब समीक्षा अभी करे हैं दो भाई साहब ने, मैं तो बहुत आभार हूँ आप लोगों के पास। बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये कविता आपने सब कुछ बोल दिए, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, और जो बोलेंगे मेरे पाठकों के ही बोलेंगे। जी, बिल्कुल शैलबाला जी बिल्कुल सही कह रही हैं। समीक्षा भी और समीक्षा जब हम करते हैं तो एक पाठक तक जो हमारा संदेश पहुँचता है वही एक सेतु का काम करता है। किताब से लेकर जो पाठक की जो दूरी होती है वो सेतु के माध्यम से पूर्ण होती है। जितनी अच्छी समीक्षा और कविताओं के बारे में, किताबों के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे, लोगों तक बात पहुँचेगी नहीं। तो एक माध्यम है ये कार्यक्रम बात पहुँचाने का। और मंजू गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही बात है और एक नई सोच दी है आपने। जिस दीवार की बात हम कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन। काफ़ी देर से जुड़ी हुई हैं लेकिन मैं नाम अभी ले रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए। और बहुत सुंदर एक कविता है जो मैं चाहती हूँ कि मैं भी पढूं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कविता। अपने बारे में, औरत जो होती है वो हमेशा दूसरों के बारे में, बच्चों के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बातें करती है और अपने बारे में तो भूल ही जाती है। आईना देखे कंघी किए काफी समय हो जाता है और उसी बात को दर्शाती है। औरत के जीवन से जुड़ी हुई एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार हम भी ऐसा करते हैं। कई दिन हो जाते हैं जब हम बाहर नहीं जाते, घर में रहते हैं, तो कई दिन हो जाते हैं कंघी नहीं करते। तो वो सारी चीजें होती हैं जो उकेरने की इन्होंने कोशिश की है अपने बारे में। मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, दिन क्यों साल हो गए, आईना नहीं देखा। बहुत दिन हो गए, दिन क्यों साल हो गए, आईना नहीं देखा। नहीं देखा कितने गहरा चुके हैं आंखों के नीचे के धब्बे। कितनी घनी हो गई है उम्र की छाप। पुत गया या नहीं रुपहला रंग घने बालों में मेरे। नहीं देखा
कैसे है मेरे दर्द नहीं परखा, ठीक ठाक बह रही है या नहीं व्यथा, खून के कतरे कतरे में। किस गली के मोड़ पर राह भड़क गई पागल हवा, किस सहमी सी चिड़िया के पंख पर थक गए हैं मोह भरे दिन, नहीं ढूंढा अभी तक, नहीं देखा, हो गया कितना गहरा छाती का घाव। अभी अभी उठाया है आईना, आंखें मल रहा है रात का उनिंदा सपना। चुनिंदा सपना। अब आप देखिए कि एक महिला की अगर बात करूं, चाहे पुरुष भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है वो भी उलझे रहते हैं अपने जीवन में, तो हम हमारे जीवन से जुड़ी हुई उन तमाम बातों को, जो एकदम छोटी-छोटी सी बातें हैं, उन बातों को कविता के रूप में गढ़ना, ये माँ सरस्वती की असीम कृपा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इकबाल सैनी जी जुड़ गए, अभिनंदन है आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत स्वागत। और शायद हम न्याय कर पाए इस पुस्तक से, और उन तमाम पहलुओं पर आज हम गौर कर पाए जिनकी वजह से ये पुस्तक, जो किताब है और जो शीर्षक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित भी करेगा, पाठकों को आकर्षित करेगा। और जब शीर्षक या एक दो कविता जब आकर्षित करती है, तो तीसरी कविता तक हमारा ध्यान जरूर जाना चाहता है। तो वो तीसरी, चौथी और इस तरह से जो 60 कविताएं हैं, छोटी-छोटी जीवन के तमाम मर्म को दर्शाने की जो आपने भरपूर कोशिश की है, उस कोशिश को हम बधाई देते हैं। और मैं चाहूंगी कि आदरणीय आर्य सर चलते-चलते 2 शब्द कहें शैल बालाजी के लिए, और अय्यर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। चलते-चलते आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कह चुका, मैं तो बहुत कुछ कह चुका, मैं तो बहुत सारा सबसे ज़्यादा समय मैंने ही लिया। शैल बालाजी, कोई ऐसी कविता आपकी है जो इस पुस्तक में जो आपके दिल के बड़े करीब है, तो मैं चाहूंगी कि हाँ, आप हमारे दर्शकों को पढ़कर सुनाएं। मैं भी यही कह रहा था, आप अपनी संग्रह से एक उड़िया में एक कविता और साथ में हिंदी के अंदर एक कविता ज़रूर सुनाएँ। जी, तमाम दर्शक श्रोता जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि शैल बाला महापात्र जी की एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक की समीक्षा हम कर रहे हैं। 60 कविताओं की ये किताब है, और जो शैल बाला जी हैं वो उड़िया भाषा की प्रख्यात कवित्री हैं, और उस किताब, उड़िया भाषा की जो किताब है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। इतना कुछ हमने आज के कार्यक्रम में किया। शैल बाला जी, कौन सी कविता आपको बहुत पसंद है? शैल बाला जी पढ़िए जी। ओडिया, पहले मैं ओडिया में पढ़ती हूँ, फिर जी, इसका स्वागत। जी। सेई भरोसा टिकक, सत नाई, विश्वास नाई, खोला छातीटे नाई, भरोसा आसिब केमिति? भरोसा इटा सिमेंट कंक्रीटर छात नुह नबघन, नुह मजबूती, नुह टाणपण। किए सूतारे बंधा पड़िथाए भरोसा, छपर उड़ा चालर उष्मता, वर्षा ओदा माटीर महक, सूक्ष्म अनुभवर नीरव फाल्गुन, नुह मजबूती, नुह टाणपण। सेई भरोसा टिकक खोजा चलीची नबघन, सेई भरोसा टिकक खोजा चलीची नबघन, कदम्ब मूलरू नीलकंदर, खोजा चलीची असरंती काल, पवनर परस्तरे, अनामिका संपर्कर निरला स्पंदन रे। इसका हिंदी अनुवाद है, वही जरा सा भरोसा। सुन पाते हैं ना? जी, जी, जी। सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, खुली छा जी, बोलिए, बोलिए। जी।
लगता है संपर्क टूट गया है शैल बालाजी से हमारा, पुनः जुड़ जाएंगी वो हमारे साथ। और इकबाल जी, आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जो आपका जो परिचय है, आप परिचय साझा कीजिए इस नंबर से, जो स्क्रीन पे आप अभी नंबर देख रहे हैं, अगर आप हिंदी साहित्य संस्थान से जुड़ना चाहते हैं। हमारा जी संपर्क टूट गया है, लेकिन हम जरूर उनकी कविताएं सुनकर ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बेशक अ, बेशक। जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम आए हैं। और शैल बालाजी वाकई देखिए उड़िया भाषा की कवित्री हैं, और जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है वो बहुत ही शानदार अनुवाद है, बहुत बेशक खूबसूरत। विवेक जी बहुत अच्छा अनुवाद करा है और बिल्कुल मूल के इतने करीब हैं कि लगता है कि बिल्कुल हम इन्होंने हिंदी में ही गढ़ी है, हिंदी बिल्कुल में बिल्कुल, रची है शैल बालाजी कविताएं। हमारे साथ आ गई हैं जी। जी जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी शैल बालाजी? पहुंच रही जी पहुंच रही। जी, जी आप अपनी कविता पढ़िए जी। वही वही जरा सा भरोसा, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, खुली छाती नहीं, भरोसा आएगा किससे? भरोसा ईट सीमेंट कंक्रीट की छत नहीं है नवघर। भरोसा ईट सीमेंट कंक्रीट की छत नहीं है नवघर, नहीं है मजबूती, नहीं है ठोसपन। एक डोर से बंधा पड़ा रहता है भरोसा, एक डोर से बंधा पड़ा रहता है भरोसा। छप्पर उड़े चाल की उष्मा में, बारिश से गिली मट्टी की महक में, सूक्ष्म अनुभव के नीरव फागुन में। नहीं है मजबूती, नहीं है ठोसपन। वही जरा सा भरोसा, वही जरा सा भरोसा ढूंढा जा रहा है नवघन। वही जरा सा भरोसा ढूंढा जा रहा है नवघन। कदम की जड़ से लेकर नीले पहाड़ तक, कदम की जड़ से लेकर नीले पहाड़ तक, ढूंढाई हो रही है सदियों से हवा की परतों में, अनाम रिश्तों के निर्जन स्पंदन में, अनाम रिश्तों के निर्जन स्पंदन में। बहुत बहुत सुंदर शैलवाला जी। और हम सब आपको आपकी इस किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ आरएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे साथ आप इतने समय से जुड़े हुए हैं और आपके कारण ही हमारा कार्यक्रम हमेशा अच्छा रहा है, शानदार रहा है। तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का मैं बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारी पूरी टीम की ओर से कि आपने हमेशा हमारा साथ निभाया है। और जिस पुस्तक पर हम बात कर रहे हैं वाकई वो बहुत सुंदर एक पुष्प गुच्छ मैं कह सकती हूँ, जिसमें बहुत सारे कविता रूपी बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। जिस फूल को आप न सिर्फ सुगंध ले सकते हैं, उस फूल को आप महसूस भी करें, कहीं ना कहीं आपके जीवन में रंग भरने के काम जरूर आएगी ये कविता, मुझे ऐसा लगता है। और हर व्यक्ति इस कविता, जितनी कविताएं हैं 60 कविताएं, कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने की जरूर कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। समीक्षक के रूप में हमारे साथ डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर जी जुड़े, उदयपुर से, जो प्रख्यात साहित्यकार होने के साथ साथ बेहतरीन कलाकार भी हैं। जो कलाकार जो एक मूर्त रूप देता है किसी अच्छी चीज से, लेकिन इनका जो काम है वो हमेशा जो खराब वस्तु है उसको उपयोग में लाकर अच्छा करना, ये अय्यर साहब की खास बात है। और तहे दिल से मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम समय के निमंत्रण पर हमारे बीच उपस्थित हुए। और आदरणीय भारत भूषण आर्य जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ इस सत्र के लिए भी। और बहुत सुंदर आपने समीक्षा की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पुस्तक तक पाठक को पहुंचाने की जो एक पुरजोर कोशिश आपने की है, उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं आरएन सिंह साहब। जी जी, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक नंबर हमारा भी है, जो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई संपर्क करना है 9958157108 पर आप बात कर सकते हैं। और पुनः शैल बालाजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आदरणीय भारत भूषण आर्य जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और डॉक्टर साहब का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। ये पुस्तक आप जरूर खरीदें, तमाम दर्शक श्रोता जरूर आप लें। और
शैल बालाजी, चलते चलते आप जरूर बताएं कि अगर कोई पाठक पुस्तक लेना चाहे तो कैसे प्राप्त करे पुस्तक, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचाने की भी हमारी जिम्मेदारी। मेरा क्या नंबर दे, फ्लिपकार्ट पर है ये पुस्तक? मुझे पता नहीं, मैं पूछ के फिर मतलब मेरे नंबर दे देने से मैं फिर पूछकर बता दूंगी कि ये साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल से संपर्क करें आप। अगर किसी को ये पुस्तक की प्रति चाहिए तो 9958157108 पर संपर्क करें। और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन शैलबाला जी, पुनः आपका अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। पुनः एक बार शैल बालाजी का बहुत बहुत उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी सुंदर खूबसूरत जी बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत 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 आभार आप सभी का। और गाहे बगाहे पुस्तक पर चर्चा हम करते रहेंगे आगे भी। थोड़ा सा समय अभाव के कारण हम इसको इस चर्चा को, पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम को हम ज्यादा समय तक नहीं ले पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम पुनः इस कार्यक्रम को आरंभ करें। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।